हाँ, क्या पढ़े थे लास्ट बताइए। हाँ क्या चीज? हाँ ऑन है। इधर इधर क्या पढ़े थे शायद लास्ट क्या था बाबू बताओ ना क्या हो गया था, तो वो भी बता ही रहे थे ना। हाँ तो देखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू आमीटर। इधर देखिए कल मैंने बाबू प्लीज़ ध्यान दो, मैंने बताया है कि अगर आपका कोई रेजिस्टेंस है ठीक है सर्किट में और इसके क्रॉस में आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ठीक है ऐसा, तो जो करंट इसमें जाएगा ठीक है उस करंट की वैल्यू कितनी थी लिखेंगे आप I इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है अगर V और R दोनों में से कोई भी चीज़ पता ना हो या दोनों में से कोई एक भी चीज़ पता नहीं हो तो आप क्या यू आर एबल टू फाइंड आउट द करंट इन दिस सर्किट? नो, है ना। आप इसके लायक नहीं होंगे कि आप करंट फाइंड आउट कर पाए। ठीक है तो इसके लिए आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट में लगाया जाता है जिससे आप गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं, आमीटर बोलते हैं। ओके आमीटर बोलते हैं। अगर इस आमीटर को आप लगाओगे तो आप देख सकते हैं दुनिया का कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो बिना रेजिस्टेंस के पाया जाता है। ठीक है तो रेजिस्टेंस इसका कुछ ना कुछ होगा। ठीक है तो कल मैंने इस रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया था? आर ए दिया था ना। तब देखो ये जो करंट जाएगा ये अब आई नहीं जाकर क्या जाएगा? आई डैश जाएगा आपका। ठीक है जो कल लिए थे है ना, ये आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो अलग होगी, क्योंकि इसीलिए तो आई इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि ये अलग करंट है। आएगा ही, कैसे आएगा? V अपॉन आर प्लस आर ए। ठीक है यहाँ से जहाँ कि आपको पता है वेयर आर ए इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर। समझना बाबू इस आमीटर का रेजिस्टेंस है आर ए। अब आपको पता है कि यहाँ पर एरर आ चुका है, कल भी ये बात कर रहे थे जाते जाते कि एरर इन द इलेक्ट्रिक करंट ये आपका कितना आ गया था कि ये डेल्टा आई से अगर डिनोट करो तो ये पहले वाला करंट आई माइनस आई डैश, ये आपका एरर आ जाएगा। ठीक है तो मतलब क्या, करंट बह रहा था आई जिसको आप मापने गए, आपको वैल्यू वही मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, कुछ और ही मिल गया, आई डैश मिल गया। और ऊपर से देख सकते हो एरर आ चुका है डेल्टा आई का। समझ आ रहा है? अब ये डेल्टा आई आपका कितना है ये आप देख पा रहे हो, आई माइनस आई डैश। समझ में आ रहा है? अब ये चीज़ कम से कम हो या बिल्कुल ना हो तभी तो आप आई को माप पाओगे। मतलब ये करंट मापना था ना, ये करंट को हम माप पाएंगे एग्जैक्ट आई के बराबर अगर हमको मिले आमीटर से। ये कब मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका तब जब आपका रेजिस्टेंस ऑफ द आमीटर क्या हो? जीरो। अब क्या जीरो किया जा सकता है? नहीं। आप किसी चीज़ को बनाओगे तो पूरी तरह रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली, ये सत्य बात है। आप ये ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस जीरो कर दोगे ये संभव नहीं है। तो ये काम किया जा सकता है, जब जो चीज़ संभव ही नहीं हो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो संभव है वो तो कर सकते हैं। संभव क्या है बाबू? संभव ये है कि आर ए जितना कम से कम मतलब ये जो पूरी रेजिस्टेंस है कह सकते हो कि आर ए जो है किसका, आमीटर का रेजिस्टेंस आर ए है, वो जितना कम से कम हो
मतलब टेंड्स टू लगभग जीरो छुए, लेकिन पूरी तरह जीरो तो होगा नहीं, तो जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, है ना, उतना हम करेंगे। तो ये करने के लिए क्या किया जा सकता है, सोचो तो ज़रा, कैसे आप एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लगभग जितना कम कर सको कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर कह रहे, सॉरी, आमीटर का रेजिस्टेंस, मतलब कि आरए जो भी वैल्यू है, आरए जो यहाँ आई है वो बहुत ही मिनिमम हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ दिमाग में आ रहा है? रेजिस्टेंस पढ़े है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने रजिस्टर पढ़ा है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, तो बताओ क्या कर सकते हो कि ताकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब दो रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं और दो रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन में मिलता है हमें, कब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है और कब कम मिलता है? पैरेलल में जोड़ने पर। जब आप पैरेलल में दो रजिस्टर को जोड़ते हैं तो दोनों रजिस्टर में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है ना, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होता है उससे भी कम आता है किसका, दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट का वैल्यू, समझ आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, दोनों के वैल्यू से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना पड़ेगा आमीटर के अंदर, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, समझ आ रहा है। और उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, SHUNT, शंट रेजिस्टेंस, समझ आया। तो पहले तो ये बात सब लिख लिए थे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा आज है क्या? नहीं, ये सारी बात लिख चुके थे। तो यहाँ से लिखिए, तो एक लाइन लिखिए। कोई ऐसा था कि जो कल नहीं था, जो आज आया, तो पहले उतार लो, कॉपी करिए। आप रेजिस्टेंस बाबू आपको कम से कम करना है तो आप एक पैरेलल रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर में लगाएंगे। इधर देखिए कैसे करेंगे, इधर देखो। तो आप यहाँ पे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर और इसके साथ क्या लगाया जाता है, एक शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसको S से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे ही लगाओगे, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप ये लगाएंगे तो जैसे आपका यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से जो करंट जाएगी, ठीक है, ये R था, तो अब देखो करंट यहाँ पे जो I आया, इस दो यहाँ पर आकर पैरेलल लास्ट है उसको एक मिल गया, दिख रहा है। यहाँ से क्या जाएगा आपका IG, बहुत स्मॉल करंट जाएगा। क्यों? एक और बात याद रखना है कि इसका रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा रखना है हमें, समझ में आ रहा है, बहुत छोटा, ताकि सारा का सारा करंट जो है I जो है दो भागों में बटेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इससे होकर जाए और ज़्यादा करंट किससे होकर चला जाए, शंट रेजिस्टेंस का। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा, इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो होगा क्या कि यहाँ से करंट कम जाएगा, यहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा। अब ज़्यादा करंट अगर तुम गैल्वेनो कल पढ़ाए हैं, गैल्वेनोमीटर से बड़ा करंट, क्या गैल्वेनोमीटर बड़ा करंट को माप पाता है? नहीं, याद है ना, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर लिखाएंगे डेफिनेशन, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, मेजर करता है। तो अब स्मॉल करंट को अगर डिटेक्ट करता है तो बड़ा करंट अब पूरी की पूरी इसमें से तुम गुजार दोगे तो क्या होगा, ये जल उल के खत्म। तो आपका ये क्या मतलब, तब तो गैल्वेनोमीटर ही जला दिए, तो क्या मापोगे, क्या करोगे, जो करने गए थे तो करा नहीं। तो आप क्या करेंगे, यही कारण है कि एक शंट रेजिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि सारा का सारा आपका I का मेन पार्ट इससे होकर गुजर जाए, बहुत छोटा सा पार्ट इससे होकर गुजरे, समझ आ रहा है। तो ताकि ये जलने से भी बच जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है हमारा कि ओवरऑल यही जो पूरा देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये गैल्वेनोमीटर और इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस जो कि लगाया गया, ये इस पूरे को मिलाकर इस पूरे सिस्टम को ही कहा जाता है, इसको कहा जाता है आमीटर। इसको क्या कहा जाता है, आमीटर। यही डिवाइस को आमीटर कहा जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या था कि कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू द
आमीटर। तो ये आमीटर इसको ही कहा जाता है पूरे को। इसमें होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर और उसके साथ क्या रहता है आपका एक शंट रेजिस्टेंस। और ये पूरी सिस्टम को सर्किट में कैसा लगाया गया है, सीरीज में। कैसा लगाया गया है, तो हम जानते हैं आमीटर को सर्किट में कैसा लगाया जाता है, सीरीज में। ये पूरा ये जो आपका सर्किट दिख रहा है छोटा सा, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है आमीटर, समझ आए। तो ये इससे दो फायदे मिले। एक हमारा फायदा पहला क्या हुआ, चलो फिर से पीछे चलते हैं। पिछला ये भी आपको मैंने बताया कि आमीटर का जितना रेजिस्टेंस कम हो, है ना, उतना हम क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, है ना, एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आई डैश मिलेगा, मतलब क्या मिल जाएगा हमको, एरर। समझ आ रहा है। तो एक्यूरेसी की तरफ अगर करंट अगर सही जो जा रहा था वो मापना है, तो आमीटर का इसका रेजिस्टेंस जो यहाँ लिखे हुए हैं ये क्या होना चाहिए, बहुत ही कम। उसके लिए हमने क्या करा बाबू, सब चीज़ अच्छे से समझना है कि गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेजिस्टेंस हमने लगा दिया और इससे मिलके बना लिया हमने आमीटर। अब इससे क्या हुआ कि ओवरऑल रेजिस्टेंस भी इसका घट गया। समझ आ रहा है कैसे घट गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, बहुत घट जाता है। और दूसरी चीज जो, एक तो ये हमको अच्छा बात हुआ, और दूसरी चीज क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर से बड़ा करंट नहीं जाएगा, ये जलने से बच जाए, डैमेज होने से बच जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा जो टॉपिक था वो पूरा हो गया। क्या है, तो आमीटर हम कैसे बनाते हैं, बोलो। गैल्वेनोमीटर में पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस, जिसका वो रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही छोटा। ठीक है, ताकि पूरी करंट उससे होके मैक्सिमाइज कर सकते कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इससे होके निकल जाए। ठीक है, तो ये सब हो गया। आप बताओ, इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, देखो कैसे। इसमें कौन सा, देखो यहाँ कौन सा करंट आ रहा था, आई। इसमें कौन सा जा रहा था, आई जी। इसमें कोई एक करंट मान लो क्या यहाँ दिख ही रहा है, आई में से जो आई जी घटा दोगे तो जो करंट हो बचेगा सारा उस उधर से जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में बताइए, क्या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, जब भी दो चीज़ पैरेलल में होता है, दो चीज़ रजिस्टर्स अगर पैरेलल में होते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। समझ याद है ना। तो बेटा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। मतलब पोटेंशियल इसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ, आई जी आई इंटू में जी। मैं इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान ले रहा हूँ जी। ठीक है, इक्वल टू ये पोटेंशियल हो गया इसके क्रॉस का, इसके क्रॉस का पोटेंशियल क्या हो गया, आई माइनस आई जी, मतलब आई इंटू आर इसका क्या माने हुए हैं, एस। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो कहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ। देखो एस इज द, या एस जो है वो क्या है, शंट रेजिस्टेंस। देखो शंट वर्ड किस चीज़ से आता है, ये वर्ड ही आता है पहले, खास करके बायोलॉजिकल वर्ड है। उनका तो बायोलॉजी में ज़्यादा यूज होता है। बायोलॉजी में क्यों यूज होता है, देखो जैसे कभी किन्हीं के बहुत लोगों का क्या होता है कि नर्व्स जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है फैट के वजह से। ठीक है, तो शरीर चलने में मतलब शरीर का जो सर्कुलेशन है सब चीज़ों का, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन है सब थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो बीमार होने लगता है इंसान, तो उसको सर्जरी कराना पड़ता है। तो जब डॉक्टर के पास जाता है, तो जब सर्जरी करना है तो उसको क्या है ना, वैन के अंदर का क्या निकालना है, उसको फैट को निकालना है डॉक्टर को, तभी तो क्लियरेंस मिलेगा। तो ये करने के लिए क्या होगा कि उतना देर उस मरीज को जिंदा भी रखना है ताकि उसका सारा फंक्शनिंग शरीर का चलता रहे। तो उसके लिए क्या करता है डॉक्टर, एक पैरेलल, जैसे कि मान लो ये नर्व है, ध्यान दो ये नर्व है। ठीक है, ये आपका ये एक नर्व था जो कि ब्लॉकेज है, मान लो इसमें ब्लॉकेज है बहुत सारा। ठीक है, तो उसको ऑपरेट करके हटाना है इसमें से जो भी गंदगी फैट है। तो वो क्या कहता है, पैरेलली एक क्या है नर्व वो कृत्रिम बना के तब तक के लिए, ताकि इंसान जिंदा रहे और तब तक हम ऑपरेशन करें। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि इसके एक पैरेलल में एक रास्ता पाथ को लगा दिया जाता है, वहीं से शंट वर्ड आता है। शंट पाथ इसको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा। जिनका बायोलॉजी होगा शायद पता होगा कि नहीं, अभी नहीं पढ़े होगे। ठीक है, नहीं पढ़े होगे, ज़्यादा थोड़ा हाइयर में है ये चीज़। ठीक है, तो समझिए, तो वहीं से ये वर्ड है। तो यहाँ भी वही है, देखो करंट को जाने के लिए टोटल करंट इसमें से ना जाए उसके लिए एक पैरेलल में क्या लगाया जाता है, एक तरह से पाथ।
है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ से देखो ये दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम। ये दोनों पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा बाबू, तो यहाँ से तुमको एस निकालना है, तो क्या कर सकते हो, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, आई को एक तरफ, आई जी को एक तरफ कर दो, इधर ले आओ, तो आई जी कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी प्लस एस इक्वल टू आई एस। तो यहाँ से एस अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, आई जी अपॉन में आई इंटू जी प्लस, यहाँ से आपको मिल जाएगा शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। समझ आया? तो वहाँ तक तो आप लिख चुके थे, ठीक है, तो लिखिए, लिखो ये बनाइए, ये बनाइए, ये सारी बात को लिखिए, ठीक है। तो लिखिए बाबू, नेक्स्ट लिखो एक और चीज़, नीचे में स्टार लगा के लिखिए, फॉर मेकिंग द ammeter from a galvanometer, for making the ammeter from a galvanometer, we have to connect a shunt resistance, शंट के आगे पैरेलल भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, शंट रेजिस्टेंस ओके, with galvanometer पैरेलली, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या बोली, रिपीट, लिखो, लिखा रहे हैं, लिखिए, फॉर मेकिंग, लिखो, फॉर मेकिंग हाँ इधर, तो पैरेलली तुमको क्या करना है, शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है विद द गैल्वेनोमीटर, है ना। एक और पॉइंट लिखिए जल्दी से, एक और पॉइंट, हाँ बात नहीं, एक और पॉइंट लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट रजिस्टर, the resistance of the shunt resistor, the resistance of the shunt resistor should be minimum, ओके। चलिए, चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। हाँ इधर देखो लिखा हुआ, इधर देखिए, अगर एक सर्किट में मान लो दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखिए ये R1 ये R2, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि बात नहीं, आपसे बोला जाए कि किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिखाइए। वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मापना सर्किट में दो पॉइंट के अक्रॉस में, ठीक है।
तो अब एक रजिस्टर के क्रॉस में अगर तुमसे बोला जाएगा तो आप वोल्ट मीटर को कहाँ लगाओगे? यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। अब समझो ध्यान से, इस वोल्ट मीटर को जैसे ही आपने यहाँ पे लगाया तो आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस का ये माप के देगा। तो उसके लिए आप क्या अच्छा, अगर मान लो कि अगर नहीं लगाते तो बिफोर कैसा सर्किट था, कुछ इस तरह का, सुनना ज़रा, ठीक है, ये R1 ये R2, ठीक है। तो अभी कोई आपसे ये बोले कि भाई इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तुम, पोटेंशियल ड्रॉप तुम निकाल के दिखा दो, प्लीज़ बातें ना करें। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बोल दे कि इसको माप के आप दिखाइए, तो कैसे निकालोगे? अभी फ़िलहाल कैसे निकालेंगे? तो आप ये करेंगे कि भाई यहाँ से आप करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, ये, और यही करंट आपका जाएगा। अब हर जगह आई नहीं लिख रहे, चलो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये करंट अगर जाएगा तो तुम्हें पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है कि अलग अलग? सेम होता है बेटा। तो करंट जब सेम होता है तो तुम्हें पता है कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? IR1, समझ आ रहा है? अब आई तुम जैसे देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि पोटेंशियल इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो V1 है, तो V1 कितना हो जाएगा? IR1। अब आई कैसे निकालोगे ज़रा बताओ? आई तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों सीरीज में है, तो ओवरऑल आई कितना हो जाएगा? V, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पर ये अगर V है तो क्या लिखोगे? V अपॉन R1 प्लस R2, पता है ना? इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2, सीरीज में है तो देखो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2, इंटू में क्या हो जाएगा? R1। यहाँ से तुम्हें V1 मिल जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अगर तुम्हारे पास V का वैल्यू ना हो, ठीक है, तो तुम क्या निकाल पाओगे V1 का वैल्यू? कभी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ देखो I, अगर इस वाली इक्वेशन से अगर चाहोगे तो I फाइंड आउट होना चाहिए ना। अगर I आप फाइंड आउट अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या आप पोटेंशियल ड्रॉप बता पाएंगे R1 के क्रॉस का? नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमारा क्या है? ना बता पाने के लिए क्या है? वोल्ट मीटर हम लगाएंगे। अब वोल्ट मीटर जैसे ही आप लगाओगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या चला? करंट, ठीक है, देखते चलना। ये करंट गया, यहाँ पर दो रास्ता मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। मान लो जो मानना है नाम दे सकते हो अपने तरीके से। मतलब मान लो अगर इसमें जा रहा है I1 तो इधर क्या हो जाएगा? I माइनस I1, समझ आ रहा है? अब बताओ जरा सा, ये खुद वोल्ट मीटर में करंट चला गया, ठीक है, और इधर गया मात्र कितना? I माइनस I1, ठीक है। अब बताओ क्या ये I माइनस I1 I के बराबर है? इसमें से कुछ घट जा रहा है ना, ये घट जा रहा है। तो अब बताओ करंट घट जाएगा तो करंट इंटू R1 क्या ये वैल्यू देगा? ये वैल्यू देगा। वहाँ क्या था? I, अब क्या है तुम्हारा? देखो I माइनस I1, करंट कुछ से घट चुका है। मतलब बताओ अब पोटेंशियल ड्रॉप जो बताएगा वो एग्जैक्ट बताएगा क्या? वो एग्जैक्ट था, उतना नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इससे जो करंट जा रहा है ना, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए? जीरो। तब ना पूरी के करंट यहाँ से जाएगी ताकि इसका दोनों का जो अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो एग्जैक्ट बता दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी मतलब ये तो बात सत्य है कि यहाँ से करंट ना जाए, तब ऐसा हो सकता था। अब करंट ना जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लीकेज करंट जाएगा ही जाएगा, ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब क्या? कि इसका रेजिस्टेंस, हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो एरर कम हो। समझ आ रहा है? तो उसके लिए आप इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा। तो रेजिस्टेंस बढ़ता कब है? जब हम किसी चीज़ को सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर कैसे बनेगा? तो यार ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या लगा देंगे? सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस। याद करो एमीटर कैसे बन रहा था? गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर रहे थे? एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहे हैं, लगाए हैं ना। यहाँ क्या करेंगे? एक हाई अमाउंट का
मतलब हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर इसके किस में लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ किस में लगाएंगे, सीरीज में, और वो पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा बताओ, उसको कहेंगे वोल्टमीटर। समझ आया? अच्छा अभी जो है तुम्हारा ये जो तुमने V1 यहाँ दिया था, ये V1 मापे थे, ये V1 कितना आएगा अभी बताओ, I माइनस I1, I इंटू में क्या होगा बाबू, R1। समझ आ रहा है? जो कि इससे ये वैल्यू क्या होगा, कम, वैल्यू क्या होगा, कम, मतलब हमारा एरर आ जाएगा। समझ आए? तो अब V1 मत दो, क्योंकि यहाँ V1 नाम दिए थे तो यहाँ कुछ और दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं V डैश इस बार, ठीक है। ठीक है, तो आप एरर देख सकते हो, डेल्टा भी यहाँ भी मिल जाएगा, एरर जो एरर इन द वोल्टेज कितना, देखो एरर इन वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रजिस्टर, कौन सा बोलो, R1, ये कितना मिलेगा, तो देखो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा V इक्वल टू कितना मिलेगा बताओ, पहले कितना था V1 जो एग्जैक्ट था वो V1 था, अब बाद में कितना मिल रहा है V डैश। समझ आए? यहाँ से आप एरर देख सकते हो कि वोल्टमीटर लगाते ही वोल्टेज में क्या मिल गया, एरर। यही चीज़ हमको नहीं होना है, जितना हम इसको मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। तो पहले तो नोट डाउन करिए। तो लिखिए, तो फॉर फाइंडिंग द, लिखिए फॉर फाइंडिंग द मिनिमम एरर इन पोटेंशियल ड्रॉप, मिनिमम एरर इन पोटेंशियल ड्रॉप द कॉमा देखे, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी हाइयर, ये हाइयर होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी हाइयर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी हाइयर। देखिए अब इधर ध्यान देना, जैसे आपका जो था दो रजिस्टर यहाँ लगाए हुए थे, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये R1 था, ये R2 था, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आप वोल्ट मीटर बना रहे हो गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर और साथ में क्या होगा, तो एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगाना होगा इसके साथ सीरीज में। मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है R से ही डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तब देखो ये पूरा जो है ना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ मैं बना रहा हूँ, देखो गैल्वेनोमीटर और साथ में एक सीरीज में रजिस्टर R, ये पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है ना बाबू, इसको कहा जाता है वोल्टमीटर। इसको क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर। जैसे वहाँ पे मैंने बता दिया आममीटर कैसे बनता है, यहाँ पे बता दिया वोल्टमीटर कैसे बनता है। अब ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, तभी तो पूरा ये जो आपने एक कह सकते इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उतना होगा नहीं, तो दोनों जुड़ के बहुत हाई रेजिस्टेंस मिलना चाहिए ना। इसके लिए ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत हाई, ताकि यहाँ से करंट मिनिमम से मिनिमम जा पाए। मैक्सिमम करंट कहाँ से चला जाए, ये यहाँ से चला जाए। समझ आ रहा है? तो ये करंट बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटा सा। तो अब एक काम करते हैं, इस जगह पे इस करंट का नाम दे देते हैं IG, ठीक है। यहाँ से चला गया तुम्हारा कितना, I माइनस IG। ये करंट क्या होगा, छोटा छोटा करंट होगा। तो देखो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर भी आपका क्या होगा, जलने से बच जाएगा, क्योंकि बड़ा करंट ऐसा है
नहीं सकता है, एक फ़ायदा मिला। और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से मेन करंट का बहुत छोटा सा पार्ट जाएगा, अब ज़्यादा पार्ट किधर से चला जाएगा, इधर से, ताकि पोटेंशियल ड्रॉप सही माप मिले। लगभग एग्जैक्ट की तरफ, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगा, पूरी तरह तो नहीं रहेगा लेकिन लगभग मिलेगा। समझ आ गया। अब इसमें डेरिवेशन क्या होता है बेटा, तो ध्यान दो। अगर मान लेते हैं कि इसके एक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना है, V1, ठीक है, तो V1 इक्वल टू तुम क्या लिखोगे बताओ, इसमें करंट कौन सा गया है बताओ, IG। कौन सा करंट गया है, IG। तो IG, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G प्लस R। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है, इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको पूछता क्या है, R की वैल्यू पूछता है, तो इसको गुना कर दो, V1 इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी, इसको इधर ले आओ, तो IG इंटू R इक्वल टू V1 माइनस IG इंटू G, ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस IG इंटू G अपॉन में IG। तो देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, चलो अलग लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ लिख देते हैं, चलिए। तो यहाँ से R इक्वल टू हमारा आ जाएगा V1 बाई IG माइनस सिर्फ G। देखो IG क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू ये मिल जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। इधर देखिए, इधर नहीं करंट की डायरेक्शन दिखाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करंट इधर नहीं जा रहा है, ये इधर से ही जा रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर सुनिए, आममीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ तुम्हें क्या करना है बताओ, पैरेलल में क्या लगाओगे, शंट रेजिस्टेंस। क्या लगाएंगे, शंट रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर के साथ आपको सीरीज में क्या लगाना है, हाई रेजिस्टेंस। इधर देखिए, इस शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस भी, इस शंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बहुत ही कम, ताकि ये दोनों पैरेलली करके ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, बहुत कम, है ना। एक आइडियल कह सकते हो आममीटर का, आइडियल आममीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, कि जितना ज़्यादा, इनफाइनाइट कहा जाता है। तो लिखिए एक बात नोट्स में करके, देखिए ओवरऑल आप लास्ट कर रहे हैं इसको, देखिए नोट में, नोट नंबर फर्स्ट लिखो, नोट ऐसे करके, ठीक है। इसमें पहला लिखिए, पहला an ideal ammeter, an ideal ammeter an ideal ammeter consists very low resistance, और उसी को मतलब क्या, जीरो रेजिस्टेंस का हो, और जीरो रेजिस्टेंस मतलब उसका जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। आइडियली बात करेंगे तो जीरो ही कहेंगे, ठीक है। नोट नंबर 2 लिखिए, एन आइडियल वोल्टमीटर, एन आइडियल वोल्टमीटर कंसिस्ट वेरी हाई रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कहा जाता है।
ठीक है, चलिए इधर यहाँ पे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ऑफिशियली मैं अनाउंस कर रहा हूँ, हो गया खत्म। तो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा क्या, पीछे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ये है चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, और वो क्या है, चलिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से सुनना कहानी की तरह, थोड़ा बेसिक लेक्चर पहले ये है क्या याद होगा, जब वो चैप्टर शुरू करे थे तब भी मैंने कुछ कहानी बताया था, इसका भी कुछ कहानी है, समझिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेटिज्म का। अभी क्या पढ़ा है उस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना बाबू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या, मैग्नेटिज्म कॉजेज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। बट ये जो है, ये मैग्नेटिज्म जो है, दिस मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट। ओके, पहले ये क्लासिकल कह सकते हो कि पहले जो है इसी का इन्वेंशन हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इधर 1820 में ओस्टेड ने बताया पहली बार, ठीक है, बहुत इधर है। तो क्लासिकल जो कह सकते हो फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म पार्ट का जो मतलब मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है वो ये है, और न्यूली जो इन्वेंटेड है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे देखो, समझो कहानी। थेल्स एक फिलोसफर था, जो थेल्स का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। थेल्स THALES, थेल्स जो था एक फिलोसफर था, वो मैग्नेसिया करके एक आइलैंड है, ठीक है। सबसे बहुत पुराना टाइम में, बहुत पहले जबकि ये कहानी है, तब वो कहाँ क्या करने गया वहाँ, तो वहाँ भी घूम फिर रहा था। तो जब घूम रहा था तो उसके कहते सूज में क्या था, थोड़ी सी कहते ना, बहुत सारे देखते होंगे कि जूते आते हैं जो लोहे के किल टाइप से लगे होते हैं, ठीक है। तो वो वर्क करने के लिए वहाँ कुछ गया हुआ था, और भी लोग थे बहुत सारे उसके साथ। तो उसके जूते में कील थोड़े थोड़े लगे हुए थे, ऐसा कुछ था। तो देखा कि जब वो विचरण कर रहा था उसमें, जब जो भी काम वाम कर रहा था, तो कहीं कहीं देखा कि उसका पैर जो है ज़मीन में सट रहा है, तो उठ ही नहीं रहा है। तो उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या मटेरियल नीचे में यहाँ पर है जहाँ पर मेरा पैर जा रहा है तो वो वहाँ से हट नहीं रहा, मतलब कि वो उसको अट्रैक्ट, मेरे पैर के कीलों को, जूते के सूज के, पैर में तो कील नहीं है, जूते के सूज के में जो कीलें लगी हैं उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, ठीक है। तो इस चीज़ को वहाँ से वो क्या कहते हैं, थिंक करना शुरू किया, और कह सकते हैं लेटर उसने एक बताया, बाद में उसने एक चीज़ बताया कि एक इस मटेरियल को उसने नाम दिया मैग्नेटाइट, ठीक है, ये नाम दिया, जिसको आप इधर नाउ डेज हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को पता चला कि मतलब पूरी दुनिया को धीरे धीरे पता चला उसी के थ्रू, और भी कुछ लोगों ने कुछ वर्क किया इस पर, तब जाके पता चला कि एक परमानेंट मैग्नेट टाइप का भी कोई चीज़ होता है, समझ आया। एक्चुअली में ये क्या है, केमिकल जो फार्मूला होता है इस मटेरियल का, ये होता है Fe3O2, सॉरी O4, Fe3O4 ये होता है। ये क्या है, एक प्रकार का कह सकते हो कि आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है। परमानेंट मैग्नेटिज्म यही है, आयरन का ऑक्साइड है। अब परमानेंट मैग्नेटिज्म में के थ्रू हम लोगों को परमानेंट मैग्नेट ही मिल सकता है। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, परमानेंट मैग्नेट के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर आपको दो बातें कहती है, एक परमानेंट मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को बताती है,
समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, दो ही चीज़ पढ़ना है। परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द सारी बातें जो पढ़ेंगे, है ना। एक दूसरी पार्ट हम लोगों का इस चैप्टर का है, वो क्या है, तो वो है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि क्या क्या है मैग्नेटिक मटेरियल, बताओ तो एक आध नाम। आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, ये सब जो है आपका क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं, जो कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उस मटेरियल को रख दिया जाए बहुत देर के लिए तो अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होकर मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने लगता है, खुद मैग्नेट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना। किस वजह से, क्या पहले से वो परमानेंट मैग्नेट था, नहीं था। क्या वो आयरन का ऑक्साइड था क्या पहले से, नहीं। लेकिन ये सब जो मटेरियल का नाम दिया हूँ वो अगर बहुत देर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर डाल दिया जाए, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहने का मतलब परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड है। किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक मटेरियल को बहुत लंबे टाइम तक डाल दिया जाता है तो आपका कैसा हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से निकाल भी दो तब भी वो मैग्नेटिक बिहेवियर को पोजेज करता है, रखता है। इस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आगे फर्दर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में दो ही बातें ही हैं, एक परमानेंट मैग्नेट का इर्द गिर्द सारी राउंड सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के सारे एस्पेक्ट्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि कहानी आपने सुना कि कहाँ से परमानेंट मैग्नेटिज्म का इजाद हुआ, और उसके बाद इसका नाम कहाँ, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, ये सब हम लोगों ने देखा। अब मैग्नेट के पास दो चीज़ें होती है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी होती है, अभी ये मैंने कहा, एक अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट। तो परमानेंट मैग्नेट का, अगर मैग्नेट का डेफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आप उसको क्या कहेंगे, मैग्नेट, या परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आता है कि मैग्नेट के बारे में हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक तो इसका अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी, और दूसरा कौन सा हो सकता है बताओ, डायरेक्शन बताने का प्रॉपर्टी, डायरेक्शन बताने का। आपको पता है ना कि जब समुद्र में नाविक जाते हैं या समुद्री जहाज़ चलाते हैं, जो भी सबमरीन को चलाने के लिए जो उसका कप्तान होता है, कैप्टन होता है, वो पहले के ज़माने में अभी भी डायरेक्शन को देखने के लिए वो किसका यूज करता है, मैग्नेटिक नीडल का, कंपास का, जो कुछ इस तरह का बना होता है। बेटा देखो ध्यान से, चीज़ों को खूब अच्छे से समझना है। ओहो क्या कर रहा है, एक काम करते हैं, पूरा ही बना देते हैं, रुक जाओ। कुछ इस तरह का शेप का होता है बाबू, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, समझ में आ रहा है। इसमें दो नीडल होते हैं और इसको आप ऐसे हाथ में रख के वो देखता है। देखो एक्चुअली में अर्थ मैग्नेटिज्म जो है ना, उसके वजह से नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ, एक इसमें नॉर्थ होता है और एक आपका साउथ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ पॉइंटेड करता है, इससे उसको नॉर्थ और साउथ का ज्ञान हो जाता है, और बाकी फिर नॉर्थ साउथ अगर पता चल जाता है तो ईस्ट वेस्ट उसके अकॉर्डिंग वो समझ लेता है, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक कह सकते हो, मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी है, एक क्या है अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है डायरेक्शन बताने का प्रॉपर्टी। डायरेक्शन बताने का प्रॉपर्टी पर एक और कह सकते हैं क्लासिकल कहानी है कि चीन का एक राजा था, ठीक है, राजा का नाम बाहर में जाए,
वो बाद में राजा के नाम से क्या लेना है। यहाँ देखो उस राजा ने ये कहा कि मेरा स्टैचू एक ऐसा बनना चाहिए। अरे वो अजीब टाइप का नाम है, उसको हम लोग उससे क्या लेना देना है। तो जो राजा था उसने ये कहा कि मेरा स्टैचू ऐसा बनवाना कि मेरा हमेशा एक ही तरफ जो है जो सर है या चेहरा जो है एक ही डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट आउट करे। ठीक है, तो फिर इंजीनियरों ने जो भी वहाँ पर थे बनाने वाले इंजीनियर, कारीगर काम करते हैं, इंजीनियर उसको डायरेक्शन देता है। तो इंजीनियर ने ये कहा है कि भाई कुछ मैग्नेटिक मटेरियल से बना दो स्टैचू को। बनाया गया और आपका कुछ इस तरह के कह सकते हो कि, ठीक है ना, इस नहीं पता नहीं अब चीन में है कि नहीं भगवान। ये कहानी जो है इसमें क्या है कि स्टैचू जो भी था समझो, ठीक है, जो भी स्टैचू था ध्यान से समझो। स्टैचू क्या बात ये थी कि उसने क्या किया, एक वाटर में एक ब्लॉक पे इसको रखा और मैग्नेटिक मटेरियल से इसको बना दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जिधर भी इसको घुमा दिया जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा पॉइंट आउट करता था नॉर्थ एंड साउथ को। यहाँ से इजाद हुआ कि भाई मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन प्रॉपर्टी को भी रखता है। तो मतलब मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टी है, कौन सा, एक अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी और दूसरा क्या है, डायरेक्शन बताने का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कहानी मैंने चैप्टर को यहाँ से शुरुआत कर दिया है। अब आगे जो है सबसे पहला हेडिंग है इसमें मैग्नेट। तो हेडिंग डालिए, लिखिए नहीं आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखिए मैग्नेट। तुम लोग का बस चले तो सिलेबस ले जाओगे अगले साल तक। चलिए मैग्नेट। हम तो टाइम पे थे, वहाँ सर के साथ बात कर रहे हैं, 3:15 से रहता है। लिखो मैग्नेट, लिखो तो लिखिए द मटेरियल, लिखिए द मटेरियल, इसमें लिखिए द मटेरियल विच इज कैपेबल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, या ऐसे भी लिख सकते हो द सबस्टांस विच इज एबल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। द सबस्टांस, बात बंद करे होगे तब तो सुनाई देगा। द मटेरियल विच इज कैपेबल, द मटेरियल विच इज कैपेबल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, magnetic materials is known as magnet, is known as magnet। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। मैग्नेट दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट ऑलरेडी उसके पास इतना ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, अट्रैक्ट करने की क्षमता भी बहुत कम होती है, वीक होती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है मैग्नेटाइज करके, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रख के मैग्नेटाइज करके और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जागृत करके जो मैग्नेट बनाया जाता है वो मैग्नेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें बहुत तरह का मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट होता है, सर्कुलर शेप का मैग्नेट होता है, डिस्क शेप का मैग्नेट होता है। ठीक है, फिर आपको ये हॉर्स शू शेप का मैग्नेट होता है, जैसे घोड़े को अब नाल जो होता है ना पैर में, उसके शेप का भी, उसको इसलिए उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, ये सब तरह का मैग्नेट का आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है, तो लिखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट जल्दी से। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। पहला नेचुरल मैग्नेट, पहला नेचुरल मैग्नेट, एंड दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो पहला हेडिंग डालिए नेचुरल मैग्नेट।
पढ़िए पढ़िए, पढ़ने से पीछे नहीं रहना है। वो सर्वे आ जाएंगे, जब हम जाएंगे तभी वो आएंगे ना। तो लिखिए, नेचुरल मैग्नेट में लिखो, द मैग्नेट विच इज अवेलेबल in the pure form, the magnet which is available in the pure form, such as oxide of the iron, such as oxide of the iron is known as the natural magnet, दूसरा लिखो बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। दूसरा लिखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट, हेडिंग डालिए। नेचुरल में ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो नेचुरल का मेन पढ़ना है वो परमानेंट बार मैग्नेट है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लिखिए, नेचुरल में भी मतलब कि ज़्यादा हमको नहीं जानना, नेचुरल में नहीं, सॉरी आर्टिफिशियल में एक पढ़ना है बार मैग्नेट, जिसको हम लोग को ब्रॉडली पढ़ना है, वो आगे हम लोग सिलेबस में देखेंगे। तो लिखो आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो इसमें लिखिए द मैग्नेट विच इज मेड बाय द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इज नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो एक नंबर में हम लोग लिखेंगे बार मैग्नेट को। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट के डेफिनेशन के नीचे उसका प्रकार देखो, एक बार मैग्नेट पाया जाता है, दूसरा सर्कुलर मैग्नेट होता है, ठीक है, तीसरा आपका डिस्क होता है, डिस्क शेप का भी होता है, ठीक है, चौथा आपका हॉर्स शू टाइप का कुछ, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये सब बना लीजिए। इसमें पूरे में ना हो गया, ये एरिया है पूरा, ये डिस्क पूरे सीधी डिस्क नहीं देखी है, रिंग सिर्फ एक वायर होता है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये पूरी सरफेस एरिया होती है। और इसका हॉर्स शू, ये छूट गया नाम, क्या लिख लो, हॉर्स शू।
अब ये लिखो हॉर्स मैग्नेट उसको बोलते हैं। इसको डिस्क मैग्नेट लगा दो, ठीक है। ये सब आपका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल मैग्नेट का। जो इधर देखो बाबू, पहले सुन लो, ये सारा जो मैग्नेट है ये आपको कंपनियां बनाती है डिफरेंट डिफरेंट, है ना, इस तरह के मैग्नेट का। तो आज के लिए इतना है, ओके। देख लो इधर, देखिए इस पूरे जो चैप्टर है पिछला उसको रिवाइज करते रहिए, और दूसरा आपका ये वाला चैप्टर जो इतना पढ़ाए हैं इसको भी पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए।